जंगल में इस बार बहुत भयानक सर्दी पड़ी थी। पेड़ पौधे सब बर्फ की सफेद चादर से ढक गए थे। ठंडी हवा के कारण पक्षी अपने घोंसलों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। माँ, आज तो सूरज भी नहीं निकला। हमारे मिट्टी के घर में भी ठंड लग रही है। धैर्य रखो बेटी, मिट्टी का घर देर से गर्म होता है, लेकिन जब गर्म होता है तो बहुत सुकून देता है। मैं अभी सूखे पत्तों से रज़ाई बनाती हूँ। दूसरी तरफ कालू कौवा जमी हुई झील के किनारे बर्फ की सिल्लियाँ काट रहा था। वो एक इग्लू बना रहा था। वाह, ये बर्फ कितनी सफेद और चमकदार है। जब मैं इससे अपना घर बनाऊंगा तो वो हीरे जैसा चमकेगा। पूरा जंगल देखेगा कालू का शीश महल। रानो अपने घर की मरम्मत कर रही थी। उसका घर भूरा और पुराना दिखता था। बच्चे खिड़की से बाहर देख रहे थे। माँ, देखिए, कालू का था कितना सुंदर सफेद महल बना रहे हैं। हमारा घर तो गंदा और पुराना लगता है। हम वहाँ क्यों नहीं रह सकते? कुकू, सुंदरता से पेट नहीं भरता और ना ही ठंड जाती है। वो घर बर्फ का है। वो सिर्फ देखने में अच्छा है, रहने के लिए नहीं। शाम तक कालू का इग्लू बनकर तैयार हो गया। वो दूधिया रोशनी में चमक रहा था। कालू ने रानो को बुलाया। आइए रानो बहन, देखिए मेरा बर्फ का महल। इसे कहते हैं अमीरी। आपकी मिट्टी की झोपड़ी इसके सामने कुछ भी नहीं है। कालू भाई, घर बहुत सुंदर है, लेकिन ये बर्फ है। रात को जब तापमान गिरेगा तो आप इसमें जम जाएंगे। ये घर नहीं, फ्रिज है। रात गहरी हो रही थी और तापमान 0 से नीचे जा रहा था। झाड़ियों के बीच एक छोटी सी चिक्की चूहिया ठंड से बुरी तरह कांप रही थी। उसका बिल बर्फ से भर गया था और उसके पास जाने की कोई जगह नहीं थी। हाय राम, आज तो मैं बर्फ की डली बन जाऊंगी। मेरे हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं। अगर कहीं थोड़ी सी गर्मी मिल जाती तो जान बच जाती। तभी चिक्की की नज़र दूर चमकते हुए कालू के सफ़ेद इग्लू पर पड़ी। उसे लगा शायद वहाँ कोई दयालु पक्षी रहता होगा। चिक्की रेंगते हुए कालू के महल के पास पहुँची। कालू अंदर जाने ही वाला था। कालू दादा, मेरी मदद कीजिए। मेरा बिल बर्फ में दब गया है। क्या मैं आज रात आपके इस बड़े महल के एक छोटे से कोने में रुक सकती हूँ? मैं सुबह होते ही चली जाऊँगी। हटो पीछे, गंदी चूहिया। अपनी शक्ल देखी है? तुम्हारे पैरों में कीचड़ लगा है। अगर तुमने मेरे दूध जैसे सफेद महल में कदम रखा तो मेरा फर्श गंदा हो जाएगा। दादा, मैं एक कोने में सिकुड़ कर बैठ जाऊंगी। कुछ गंदा नहीं करूंगी। बस मुझे ठंड से बचा लीजिए। मैंने कहा ना भाग जाओ। ये महल शाही लोगों के लिए है, भिखारियों के लिए नहीं। कालू ने चिक्की को बर्फ में धक्का दिया और धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर लिया। अरे बाप रे, रानो सही कह रही थी। यहाँ तो बाहर से भी ज्यादा ठंड है। मेरे पंख जम रहे हैं। मुझे कुछ करना होगा। कालू ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो बाहर निकला और ढेर सारी सूखी लकड़ियाँ जमा करके ले आया। अगर मैं घर के अंदर आग जला लूं तो रोशनी भी होगी और गर्मी भी। फिर ये दुनिया का सबसे बढ़िया घर बन जाएगा। उधर रानो के छोटे से मिट्टी के घर में रानो ने एक छोटा सा दीपक जलाया हुआ था। मिट्टी की दीवारों ने गर्मी सोख ली थी। बच्चे आराम से सो रहे थे। सो जाओ मेरे बच्चों, बाहर चाहे तूफान हो, माँ का घर हमेशा सुरक्षित रहेगा। अंधेरा हो चुका था। कालू ढेर सारी लकड़ियाँ लेकर अपने इग्लू के अंदर जाने ही वाला था। तभी पेड़ पर बैठे बूढ़े और समझदार दादू उल्लू ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोली। उन्होंने कालू की हरकत देखी। कालू बेटा, रुक जाओ। तुम ये क्या अनर्थ करने जा रहे हो? बर्फ के घर में आग। दादू, आप अपना काम कीजिए। आप बूढ़े हो गए हैं। आपको नई तकनीक समझ नहीं आएगी। ये मेरा एसी हीटर वाला घर बनने वाला है। बेटा, तकनीक कुदरत के नियम नहीं बदल सकती। बर्फ का स्वभाव है पिघलना। अगर तुमने अंदर आग जलाई तो ये सुंदर महल तुम्हारी कब्र बन जाएगा। मेरी बात मान और रानो की तरह किसी सुरक्षित जगह चला जा। अरे जाइए दादू, आप बस रात भर हू हू कीजिए। मैं तो चला सोने।
कल सुबह आपको अपनी पार्टी में बुलाऊंगा, तब देखना मेरा कमाल। कालू ने उस बुजुर्ग की समझदारी भरी बात को अपने घमंड में ठुकरा दिया और लकड़ियाँ लेकर अंदर चला गया। दादू उल्लू ने अफसोस से सिर हिलाया। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जो बड़ों की सलाह नहीं मानता उसका नुकसान तय है। कालू ने इग्लू के बीचों बीच लकड़ियाँ रखी और आग लगा दी। आग की लपटें उठने लगी। कालू को गर्मी मिली तो वो खुश हो गया। आहा, अब आया मजा। बाहर बर्फ, अंदर आग। कालू, तुम जीनियस हो। कुछ देर बाद आग की गर्मी से इग्लू की छत से पानी टपकने लगा। टप टप टप। दीवारें पतली होने लगी। बर्फ का संतुलन बिगड़ने लगा। अरे, ये बारिश कहाँ से हो रही है? छत गीली क्यों हो रही है? अचानक गर्मी के कारण छत का एक बड़ा हिस्सा टूट गया। धड़ाम! पूरा इग्लू भरभरा कर गिर पड़ा। जलती हुई लकड़ियां बुझ गईं और कालू गीली बर्फ के मलबे के नीचे दब गया। बचाओ, मैं दब गया। रानो बहन, बचाओ! आवाज सुनकर रानो तुरंत वहां पहुंची। उसने देखा कालू बर्फ और पानी में फंसा है। रानो ने अपनी चोट से बर्फ हटाई और कालू को बाहर खींचा। कालू ठंडे पानी से भीगकर कांप रहा था। कालू भाई, मैंने कहा था ना, बर्फ के घर में आग नहीं जलाई जाती। मुझे माफ कर दो, मैं जम रहा हूँ। रानो कालू को सहारा देकर अपने मिट्टी के घर में ले आई। वहाँ की गर्माहट से कालू की जान में जान आई। रानो बहन, आज समझ आया। मेरा महल सिर्फ चमकता था, लेकिन तुम्हारा ये मिट्टी का घर असल में सोने का है। असली अमीरी दिखावे में नहीं, सुकून में है। सुंदरता देखने के लिए होती है कालू भाई, लेकिन मुसीबत में सादगी और मजबूती ही काम आती है। अगली सुबह जब सुनहरी धूप खिली तो कालू रानो के घर के बाहर खड़ा होकर अपने पिघले हुए महल के अवशेषों को देख रहा था। तभी उसकी नज़र पास ही एक सूखी झाड़ी के नीचे जमी हुई चिक्की चूहिया पर पड़ी, जिसे उसमें रात को दुत्कार कर भगा दिया था। वो ठंड के कारण लगभग अधमरी हो चुकी थी। कालू को अपनी कल की निर्दयता पर बहुत शर्म महसूस हुई। उसने तुरंत दौड़कर चिक्की को अपने पंखों की गर्मी दी और उसे रानो के मिट्टी के घर के पास ले आया। रानो बहन, मैंने न केवल प्रकृति के नियमों का अपमान किया, बल्कि मानवता को भी भुला दिया था। इस नन्ही चूहिया को थोड़ी गर्मी और अन्न की ज़रूरत है। रानो ने मुस्कुराते हुए चिक्की को अंदर बुला लिया और उसे गर्म बाजरे के दाने खाने को दिए। चिक्की, मुझे माफ़ कर दो। कल मैं अपनी बर्फ़ की अमीरी के घमंड में अंधा हो गया था। आज रानो बहन के इस मिट्टी के घर ने मुझे सिखा दिया कि असली महल वो है जहाँ दूसरों के लिए जगह हो। कालू अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने तय किया कि वो अब दिखावे के पीछे नहीं भागेगा और रानो की तरह एक मजबूत और सादा घर बनाएगा, जहाँ ज़रूरत पड़ने पर वो दूसरों की मदद भी। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। पूरे जंगल पर कोहरे की चादर बिछी हुई थी। रानो चिड़िया के घोंसले में उसका नन्हा बच्चा कुकू ठंड से कांप रहा था। सूखे के कारण जंगल में खाने की भारी कमी हो गई थी। रानो कई दिनों से भूखी थी, लेकिन उसकी चिंता सिर्फ अपने बच्चे के लिए थी। माँ, बहुत भूख लगी है। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। क्या आज भी हमें भूखा सोना पड़ेगा? नहीं मेरे प्यारे कुकू, आप घबराइए मत। मैं अभी बाहर जाती हूँ, चाहे मुझे कितनी भी दूर क्यों ना जाना पड़े। मैं आपके लिए दाना लेकर ही लौटूंगी। आप बस इस कोटर के अंदर सुरक्षित रहिए और बाहर मत निकलिएगा। माँ, आप अपना ध्यान रखिएगा। बाहर बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं। रानो के पड़ोस वाले पेड़ पर कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी बैठे थे। उनके पास कुछ पुराना दाना बचा था, लेकिन वे उसे किसी के साथ बांटना नहीं चाहते थे। रानो को उड़ते देख कालू के मन में खोट आ गया।
देखिए जी, ये रानो कितनी भोली बनती है। इस सूखे में इसे दाना कहाँ मिलेगा। दाना मिले या ना मिले, मैं इसे आसानी से चैन नहीं लेने दूंगा। गोरी, तुम यहाँ ध्यान रखो। मैं जाकर भुल्ला चील को खबर देता हूँ कि रानो का बच्चा अकेला है। जब तक रानो लौटेगी तब तक हमारा रास्ता साफ हो चुका होगा। आप तो बड़े चालाक हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा राजा जी को पता ना चले, वरना मुसीबत हो जाएगी। रानो उड़ते उड़ते जंगल के उस हिस्से में पहुंच गई जहां दूर दूर तक कोई हरियाली नहीं थी। उसके पंख थक चुके थे और प्यास से उसका गला सूख रहा था। वो हर सूखे पत्ते को पलटकर देख रही थी कि शायद नीचे एक दाना मिल जाए। हे भगवान, क्या इस पूरे जंगल में एक भी दाना नहीं बचा? मेरे बच्चे का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा है। मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर मैं हार गई तो मेरा कुकू कैसे बचेगा? अचानक रानो की नज़र एक पुरानी गुफा के पास पड़ी। वहाँ धूल के बीच एक सुनहरा मक्के का दाना चमक रहा था। वो दाना बहुत बड़ा और पुष्ट था। रानो की खुशी का ठिकाना ना रहा। मिल गया, मिल गया। भगवान, आपका लाख लाख शुक्रिया। ये एक दाना मेरे कुकू के लिए काफ़ी है। वो इसे खाकर फिर से चहकने लगेगा। रानो ने वो दाना अपनी चोंच में दबाया और तेजी से घर की ओर उड़ने लगी। वापसी के रास्ते में रानो एक पुराने पीपल के पेड़ के पास से गुजरी। वहाँ एक बूढ़ा और बीमार सारस पक्षी गिरा पड़ा था। वो इतना कमजोर था कि अपनी गर्दन भी नहीं उठा पा रहा था। पानी, दाना, कोई है क्या? कोई मेरी मदद करेगा? मैं कई दिनों से प्यासा हूँ। अब मैं क्या करूँ? अगर मैं यहाँ रुकी तो अंधेरा हो जाएगा और कुकू डर जाएगा, और अगर मैंने ये दाना इन्हें नहीं दिया तो ये मर जाएंगे। रानो नीचे उतरी और उस बूढ़े पक्षी के पास खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे। बाबा, आप बहुत कष्ट में लग रहे हैं। मेरे पास ये एक ही दाना है जो मैं अपने भूखे बच्चे के लिए ले जा रही थी। बेटी, मैं अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हूँ। अगर मुझे थोड़ा भोजन मिल जाए तो शायद मैं अपने परिवार तक पहुँच सकूं। लेकिन तुम अपने बच्चे का हक मुझे मत दो। तुम जाओ। नहीं बाबा, माँ की ममता मुझे सिखाती है कि दूसरों के दुख को अपना समझूं। आप ये दाना खाइए। कुकू के लिए ईश्वर कोई और रास्ता दिखाएगा। इसी बीच कालू कौवा भुल्ला चील को लेकर रानो के पेड़ के पास पहुंच गया। भुल्ला चील बहुत खूंखार था और शिकार की तलाश में था। देखिए भुल्ला भाई, रानो अभी तक नहीं लौटी है। उसका बच्चा कोटर के अंदर है। आप आराम से उसे पकड़ सकते हैं। तुम बहुत काम के कौवे हो कालू। आज की दावत के बाद मैं तुम्हें भी इनाम दूंगा। जैसे ही भुल्ला चील ने कोटर पर चोंच मारी, तभी वहाँ टर टर मेंढक तालाब से बाहर निकला। मेंढक ने देख लिया था कि रानो का बच्चा खतरे में है। उसने तुरंत अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। अरे भुल्ला भाई, रुकिए। आप इस छोटे से बच्चे को खाकर क्या करेंगे? क्या आपको पता नहीं है कि पास वाली पहाड़ी पर एक बड़ा खरगोश फंसा हुआ है? वो इससे 10 गुना बड़ा है। क्या? कहाँ है वो खरगोश? जल्दी बताओ। आप मेरे पीछे आइए, मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। कालू, तुम भी चलो, वरना सारा मांस चील भाई अकेले खा जाएंगे। मेंढक उन्हें पहाड़ी की आड़ में एक ऐसी जगह ले गया जहाँ गहरा कीचड़ और दलदल था। कोहरे के कारण चील को कुछ साफ नहीं दिखा। वो देखिए, झाड़ियों के पीछे। झपट्टा मारिए। भुल्ला चील और कालू कौवा जैसे ही नीचे की ओर झपटे, वे दोनों सीधे गाढ़े कीचड़ में जा गिरे। कीचड़ इतना चिपचिपा था कि उनके पंख जकड़ गए। बचाओ गोरी, बचाओ, मैं तो फंस गया। दुष्ट मेंढक, तूने हमें धोखा दिया। रानो खाली हाथ अपने घोंसले पर पहुंची। वो बहुत डरी हुई थी कि कुकू को क्या जवाब देगी। उसने देखा कि मेंढक तालाब के पास बैठा मुस्कुरा रहा है। मेंढक भैया, मैं आज अपने बच्चे के लिए दाना नहीं ला पाई। मैंने वो दाना एक ज़रूरतमंद को दे दिया। अब कुकू का क्या होगा? रानो बहन, आप फिक्र न कीजिए। जो दूसरों का भला करता है उसका बुरा कभी नहीं होता। कुकू सुरक्षित है और देखिए वहाँ कौन आ रहा है।
अचानक आसमान में पक्षियों के राजा अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंचे। उनके साथ वही बूढ़ा सारस भी था, जो वास्तव में राजा का एक गुप्तचर था, जो जंगल के पक्षियों की परीक्षा ले रहा था। रानो चिड़िया, हम आपकी दयालुता से बहुत प्रसन्न हैं। इस सूखे के समय में भी आपने अपने बच्चे के हिस्से का दाना एक अजनबी को दे दिया। हाँ रानो बेटी, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम्हारी ममता और निस्वार्थ भाव ने मेरा दिल जीत लिया। सिपाहियों, रानो के घोंसले को ताजा फलों और अनाज से भर दो और उन दोषियों कालू और भुल्ला को दरबार में पेश करो। कालू और भुल्ला को दरबार में सजा सुनाई गई। रानो और कुकू अब खुश थे। जंगल में बारिश होने लगी और हरियाली वापस आ गई। कुकू बेटा, देखा आपने, जब हम अपनी मुश्किलों के बावजूद दूसरों की मदद करते हैं तो पूरी कायनात हमारी मदद करती है। माँ, आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। आज मैंने सीखा कि असली ताकत दूसरों को दबाने में नहीं, बल्कि उनकी सेवा करने में है। कालू और गोरी अब शर्मिंदा होकर दूर एक पेड़ पर बैठे थे। रानो ने उन्हें भी थोड़ा दाना दिया, जिससे उनकी आंखें खुल गई। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दूसरों का बुरा चाहने वाले खुद गड्ढे में गिरते हैं, जबकि नेकी करने वालों का रास्ता स्वयं ईश्वर बना। इस साल सुंदर वन जंगल में भयानक गर्मी पड़ रही थी। सूरज आग बरसा रहा था। सभी पक्षी गर्मी से बेहाल थे और छाया ढूंढ रहे थे। नदी का पानी भी गर्म हो चुका था। उफ, ये गर्मी तो जान ले लेगी। मेरे पंख जल रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे हम किसी तंदूर में बैठे हैं। सही कह रहे हो बंटी भाई, अगर बारिश नहीं हुई तो इस जंगल में रहना मुश्किल हो जाएगा। कालू कौवा और उसकी माँ गर्मी से बहुत परेशान थे। कालू की शादी गोरी कौवी से तय हुई थी। कालू की माँ के दिमाग में एक लालची योजना आई। कालू बेटा, इतनी गर्मी में हम कैसे जिएंगे? मेरी बात मान, अपनी ससुराल वालों से कह दे कि अगर शादी करनी है तो दहेज में एक सोलर एसी देना होगा, तभी बारात जाएगी। माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। गोरी कौवी की आवाज़ मीठी है, लेकिन मुझे तो ठंडी हवा चाहिए। मैं अभी जाकर उनसे कह देता हूँ। कालू कौवा गोरी कौवी के घर पहुँचा। गोरी कौवी और उसके बूढ़े पिता ने उसका स्वागत किया, लेकिन कालू ने आते ही अपनी मांग रख दी। ससुर जी, देखिए गर्मी बहुत है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी बेटी गोरी कौवी से शादी करूं, तो मुझे दहेज में एक बड़ा एसी चाहिए, वरना ये रिश्ता खत्म समझिए। बेटा कालू, हम गरीब पक्षी हैं। हम दाना पानी दे सकते हैं, लेकिन एसी जैसी महंगी चीज़ हम कहाँ से लाएंगे? कृपया ऐसा मत कीजिए। कालू ने उनकी एक ना सुनी। उसने गुस्से में अपना मुंह फेर लिया। गोरी कौवी रो रही थी। अगर एसी नहीं तो शादी नहीं। मैं किसी अमीर घर में शादी कर लूँगा, जहाँ मुझे ठंडी हवा मिले। आप लोग अपनी गरीबी और गर्मी में ही रहिए। कालू वहाँ से उड़ गया। गोरी कौवी और उसके पिता का दिल टूट गया। रोती हुई गोरी कौवी अपने पड़ोसी रानो चिड़िया के पास गई। रानो गीली मिट्टी से अपने घर की दीवारें लीप रही थी। रानो बहन, कालू ने शादी तोड़ दी क्योंकि हम उसे एसी नहीं दे पाए। अब मेरी शादी कौन करेगा? हम तो इस गर्मी में मर ही जाएंगे। हिम्मत मत हारना गोरी कौवी। ये मेहनत थोड़ी मुश्किल है, पर इसका फल मीठा होगा। देखो, ये गीली मिट्टी जब सूखकर कड़ी हो जाएगी तो ये तुम्हारे घर को अंदर से इतना ठंडा रखेगी कि तुम्हें किसी मशीन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। याद रखना, मेहनत से बनाया गया घर हमेशा लालच से पाए गए महल से ज़्यादा सुरक्षित होता है। ये मेहनत तुम्हें ज़िंदगी भर सच्चा आराम देगी। कौवी को ठुकराने के बाद कालू कौवा अमीर कोयल के घर रिश्ता लेकर पहुंचा। कोयल बहुत घमंडी थी और हीरों का हार पहने बैठी थी। कोयल जी, मैंने सुना है आपके पास बहुत धन दौलत है। अगर हम शादी कर लें तो हम जंगल के सबसे अमीर जोड़े बनेंगे। बस मेरी एक शर्त है, मुझे दहेज में वो बड़ा वाला एसी चाहिए। कालू, मेरे पास एसी की कोई कमी नहीं है। मैं दहेज में एसी तो लाऊंगी, लेकिन याद रखना, मैं एक रानी हूँ। मैं तुम्हारे घर में
झाड़ू पोछा या खाना बनाने का काम बिल्कुल नहीं करूंगी। मुझे सिर्फ आराम चाहिए। अरे आप चिंता मत कीजिए, आपको काम करने की क्या जरूरत, मेरी माँ है ना, वो सब कर लेंगी। आप बस वो ठंडी हवा वाला एसी लेकर आइए। कालू को जल्द ही एक अमीर कोयल मिल गई। कोयल के पिता ने दहेज में एक बड़ा और भारी सोलर एसी दिया। कालू और उसकी माँ खुशी से नाच रहे थे। वाह, इसे कहते हैं किस्मत। देखो माँ, कितना बड़ा एसी है। अब पूरा जंगल जलता रहे, हम तो बर्फ की तरह ठंडे रहेंगे। हाँ बेटा, गोरी कौवी तो भिखारी थी, अच्छा हुआ तूने उसे छोड़ दिया। दूसरी तरफ रानो और गोरी कौवी कड़ी धूप में मेहनत कर रहे थे। वे नदी से एक ठंडी गीली मिट्टी लाकर गोरी कौवी के घोंसले पर लेप रहे थे। हिम्मत मत हारना गोरी कौवी, ये गीली मिट्टी सूखने के बाद तुम्हारे घर को ठंडा रखेगी। ये मेहनत तुम्हें जिंदगी भर आराम देगी। शुक्रिया रानो बहन, आप ना होती तो मैं टूट जाती। कालू की शादी हो गई। उसके लकड़ी के कमजोर घोंसले में भारी एसी लगा दिया गया। एसी चल रहा था। कालू और उसकी पत्नी कोयल और माँ रजाई ओढ़कर बैठे थे। बहू, ओ बहू, जरा एक गिलास पानी तो दे दे, मुझे बहुत प्यास लगी है और रसोई में बहुत गर्मी है। सासू माँ, आप मुझे तंग मत कीजिए, मैं इस एसी के कमरे से बाहर नहीं निकलूंगी। बाहर बहुत गर्मी है, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। खुद उठिए और पानी पी लीजिए। माँ, आप कोयल को क्यों परेशान कर रही हैं? वो अमीर घर की बेटी है। आप खुद पानी ले लीजिए और हमारे लिए भी ले आना। कालू की माँ को बहुत दुख हुआ, लेकिन कालू ने ये नहीं देखा कि एसी के भारी तारों से चिंगारी निकल रही है, क्योंकि उसका घोंसला सूखी लकड़ियों का था। अचानक एसी की मोटर गर्म हो गई और एक जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम! शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारी ने सूखी लकड़ियों में आग लगा दी। कालू, भागो, घर में आग लग गई है, ये एसी फट गया। बचाओ, मेरे पंख जल रहे हैं। दरवाजा कहाँ है? धुआं बहुत ज्यादा है। देखते ही देखते कालू का पूरा घर और वो महंगा एसी जलकर खाक हो गया। लेकिन कोयल तुरंत बाहर उड़ गई। कोयल, कोयल, मेरी माँ अंदर फंसी है, हमारी मदद करो, हमें बाहर निकालो। माफ करना कालू, मैं तो अपने पिता के घर जा रही हूँ। तुम और तुम्हारी माँ अपने हाल पर रहो। एसी चाहिए था ना, अब भुगतो। कोयल उन्हें मरता हुआ छोड़कर भाग गई। कालू का दिल टूट गया। उसने अपनी जान पर खेलकर किसी तरह अपनी बूढ़ी माँ को आग से बाहर निकाला। देखो, लालची कौवे का घर जल गया, एसी की ठंडक ने उसे जला दिया। कालू और उसकी माँ दर्द से कराहते हुए छाया ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई उन्हें पनाह नहीं दे रहा था। थक हार कर वे गोरी कौवी के घर के पास पहुँचे। अंदर से बहुत ठंडी हवा आ रही थी। गोरी कौवी, गोरी कौवी, हमें थोड़ा पानी दे दो, हम चल रहे हैं, हमारे पास अब कुछ नहीं बचा। गोरी कौवी ने दरवाजा खोला। अंदर मिट्टी की दीवारों की वजह से बहुत सुकून और ठंडक थी। गोरी कौवी और रानो ने उन्हें अंदर बुलाया और ठंडा पानी पिलाया। कालू को अपनी गलती पर बहुत शर्म आ रही थी। गोरी कौवी, मुझे माफ कर दो, मैं मशीनी ठंडक के लालच में पागल हो गया था। आज उसी एसी ने मेरा घर जला दिया। तुम्हारी ये मिट्टी की झोपड़ी उस महल से लाख गुना अच्छी है। कालू भैया, जिंदगी में ये बात हमेशा गांठ बांध लेना। दहेज में मिला हुआ महंगा